हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन द previous video lecture we have solved 8 problems from mkarim and today we are gonna solve from question number 9th. So we'll see question number 9th. So question number 9 कह रहा है if two alpha particles are separated by a distance of 10 to the power minus 3 angstrom, then compare the gravitational and electrostatic force which will act between them. यानी दो अल्फा पार्टिकल्स है और उनके बीच की दूरी 10 टू द पावर -3 एंगस्ट्रॉम है, तो उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करना है। सो सॉल्यूशन 9 इसमें बोल रहा है दो अल्फा पार्टिकल हैं और इनके बीच की दूरी 10 टू द पावर -3 एंगस्ट्रॉम है। सो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। सो अगर हम एंगस्ट्रॉम को हटाए यहाँ पे तो 10 टू द पावर -13 मीटर ये आर है। और कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन डाटा है जी का वैल्यू दिया हुआ है। गिवन डाटा जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 दिया है और अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। So these are the given values and with this we have to calculate the force between them, gravitational and the force between them, electrostatics। फिर से उन दोनों को जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कितना काम करता है उसको निकाल लेंगे, तो उसको कंपेयर करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे तो मास दे दिया है अल्फा पार्टिकल का। अगर नहीं दिया होता तो हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम। सो दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, दैट मीन्स जो मास होगा इसका 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर कभी नहीं दिया हो अल्फा पार्टिकल का मास तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू जो प्रोटॉन का मास होता है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास निकल जाएगा। और चार्ज अगर निकालना हमको अल्फा पार्टिकल का तो 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो इस तरह से हम निकालेंगे, बट यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। सो अब हम लोग आते हैं फोर्स का कंपेयर करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। सो आर दिया हुआ है, अगर मैं आर स्क्वायर को यहाँ पे रखूं तो यही आर स्क्वायर यहाँ भी आएगा। सो वेदर आई राइट दिस वन और आई राइट दिस वन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अल्टीमेटली इनको कट जाना है। यानी अगर 10 टू द पावर -13 मीटर का स्क्वायर करता है यहाँ पे, तो 10 टू द पावर -13 मीटर का स्क्वायर मुझे यहाँ भी करना होता, तो अल्टीमेटली ये कटता ही, तो मैंने आर स्क्वायर को डायरेक्ट कटा दिया है, यानी इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी रखने की। अब इसके वैल्यूज रख देंगे हम। सो जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27, चूंकि टेन टू द पावर -27 ये एक m1 हुआ, और चूंकि m2 भी सेम है सो इसको स्क्वायर कर देता हूं मैं बाय k 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q1 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और q2 भी सेम है तो इसको भी स्क्वायर कर देता हूं। सो Fg बाय Fe इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6, 291.85 बाय 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2, 92.16 इंटू 10। यहाँ पे मैंने 6.7 को
6.6 इंटू 6.6 यानी 6.6 इंटू 6.6 इंटू 6.7 इसको मल्टीप्लाई किया तो 291.85 आया, और 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 क्योंकि स्क्वायर है, सो दो बार 3.2 इंटू 9 किया तो 92.16। सो अब आते हैं हम लोग पावर्स में। सो 10 टू द पावर, यहाँ पे -27 है, स्क्वायर करेंगे तो -54 और -11, सो -65। नीचे में 10 टू द पावर -19 है, स्क्वायर करूंगा -38, और यहाँ पे प्लस में 9 है, सो +9 -38 से निकला तो -29। सो FG बाई FE इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करता हूं मैं 291.85 बाय 92.16, सो दैट गिव्स 3.16 इंटू 10 टू द पावर, ये -29 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो 65 माइनस 29 दैट गिव्स 36, 10 टू द पावर -36, सो दैट्स द कंपैरिजन। नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इन एयर इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है और उनको एयर में रखा गया है, तब वो एक दूसरे को 6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी निकालनी है। यानी ये अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है, R इज इक्वल टू वॉट, और जो मीडियम है ये एयर का मीडियम है, और फोर्स जो लग रहा है ये 6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन का से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। जी हाँ। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो यहाँ पे चार्ज Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज अभी लिख के गया था मैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आप ऑलरेडी जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो ये Q1 Q2 वहां पे रखता हूं मैं, और फोर्स की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -11 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बाय R स्क्वायर। ये Q1 ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और R स्क्वायर नीचे। सो R स्क्वायर हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पे लाता हूँ R स्क्वायर, और ये इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 9 इंटू 3.2 इंटू 1.6, सो दैट गिव्स 46.08, और ये जो पावर है -19 -38 में से 9 निकला, 10 टू द पावर -29, और नीचे 6 इंटू 10 टू द पावर -11। R स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 46 को डिवाइड करूं 6 से, सो 46.08 बाय 6, सो 7.68 इंटू ये 10 टू द पावर -11 ऊपर जाके 10 टू द पावर +11 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी 10 टू द पावर -29 है, सो -29 में से 11 निकाल दूं मैं तो 10 टू द पावर -18 बचता है। सो R यहाँ पे स्क्वायर हटाऊं तो इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, 7.68 इंटू 10 टू द पावर -18, सो R इज इक्वल टू 7.68 into 10 to the power -18, so that gives 2.7 into 10 to the power -9 मीटर। ये निकला ये R 2.7 into 10 to the power -9 मीटर। नोट कीजिए। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इफ मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का रेशियो निकालना है हमको। दैट मीन्स ये एक हाइड्रोजन एटम है, प्रोटॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
सो यहाँ से जो ये दूरी है, ये दूरी दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है अभी बताया था मैं आपको, 10⁻⁻10 मीटर। सो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर निकल गया ये आपका। और दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये गिवन डाटा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। जब हम लोग कूलम्स लॉ का जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें पार्ट 2 जब हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ रहे थे, तो सेकंड लेक्चर के लास्ट में जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया था, तो उसमें मैंने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया था। उसमें यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, वहां पे मैंने हाइड्रोजन एटम नहीं बोला था, बट सेम प्रॉब्लम था, यही वैल्यूज लेके कंपेयर किया था और आई थिंक 1:39 के रेशियो का आया था। सो दिस इज द सेम प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन भी वही है। सो आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस, we'll see the next problem. A charge of 120 microcoulomb is to be divided into two parts so that when kept at certain distance the force between them may be maximum. How should we divide it? So 120 microcoulomb, इसको इस तरह से बांटना है कि जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाए तो फोर्स मैक्सिमम हो। दैट मीन्स ये Q1 एंड Q2 किसी r डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये जो 120 माइक्रोकूलम को इस तरह से दो पार्ट में बांटे Q1 Q2 में कि जब सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाए तो फोर्स मैक्सिमम आए। तो कैसे बांटेंगे? एक तो ओरल करने का तरीका है इसका, ये सब ओरल भी आप सोच सकते हैं कैसे। देखिए इसको बांटने का तरीका, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 10 एंड 110, 120 हो गया। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 20 एंड 100, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 30 एंड 90, 40, 80, 50, 70 एंड 60। कूलम का पहला स्टेटमेंट याद कीजिए, उसमें क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेज। दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी Q1 Q2 जितना बड़ा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा। तो आप इसका जो प्रोडक्ट देखिए, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा। तो इसका प्रोडक्ट देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1100। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 2000। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 2700। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 3200। इसको करें तो 3500 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3600। सो एक तो हमारा यहाँ पे सोचने का तरीका है कि डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो यहीं पे आ रहा है 60-60, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हमको बीच बीच से बांटना पड़ेगा फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। बट ये प्रॉपर तरीका नहीं है बनाने का, ये एक सोचने का तरीका है, ट्रिक है ये सब। प्रॉपर तरीका क्या है बनाने का वो हम लोग देखते हैं। लेट Q इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम, इसको हम लोगों ने मान लिया, एंड Q1 को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल q, और Q2 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा Q माइनस Q। अगर मैंने Q1 को Q मान लिया तो Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें से घटाना ही है ना। तो Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q। सो ये रहा आपका Q और ये Q माइनस Q और ये R। सो अब फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू K Q माइनस Q बाय R स्क्वायर। सो F की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, F की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको। सो अगर आपको याद हो तो y अगर x पे डिपेंड करता था, y डिपेंड्स ऑन x, और हमको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती थी, मैक्सिमम मिनिमम। शायद आपने कैलकुलस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो, बट आगे चल के यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए।
शायद आपने पढ़ लिया हो तो बेहतर है, नहीं पढ़ा हो तो आगे मिलेगा आपको पढ़ने को। सो अगर y x पे डिपेंड करता है और हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते थे, यानी इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो f किस पे डिपेंड कर रहा है, q पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? ये कैपिटल Q भी फिक्स है, ये R भी फिक्स है और ये K भी फिक्स है, तो f किस पे डिपेंड कर रहा है, f डिपेंड्स ऑन q। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f व्हाट वी नीड टू डू, df अपॉन dq इज इक्वल टू 0। ये सेम इस कॉन्सेप्ट से। सो अगर हम लोग यहाँ पे इसको f इज इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो अगर हम लोग d अपॉन डी क्यू और इसको f की वैल्यू लिख दें यहाँ पे के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो हमारा डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। सो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है, सो डी क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू डी क्यू के रेस्पेक्ट में 1। सो हमारा यहाँ बचा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, के बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और क्यू स्क्वायर का 2q इज इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर उधर जाके 0, सो के क्यू माइनस के 2 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। सो के क्यू इज इक्वल टू के 2q, सो के एंड के गेट्स कैंसिल। सो यहाँ से q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, यहाँ पे 2q यहीं पे रहा तो 2 नीचे आके गिरा, सो कैपिटल Q बाई 2, और कैपिटल Q को हम लोगों ने कितना माना था 120, सो 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60। सो स्मॉल q क्या माने थे हम लोग Q1, सो Q1 इज इक्वल टू 60 माइक्रो कूलम आपका निकल गया। सो Q2 क्या माने थे हम लोग, Q माइनस Q माने थे ना, so 120 minus 60 is equal to 60 microcoulomb. So that's Q2 and Q1. I hope you understand. Next problem देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। In the given figure, calculate the force on the charge Q if O is the middle point of the line AB. क्वेश्चन में एक लाइन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन 13, एक लाइन है AB, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है O और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R। सो बोल रहा है कि O सेंटर पॉइंट है इसका, और सेंटर पॉइंट पे एक चार्ज है कैपिटल Q, और दोनों तरफ यहाँ पे चार्ज है माइनस Q और यहाँ पे चार्ज है प्लस Q। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सो अगर ये O सेंटर पॉइंट है तो ये R/2 और ये भी R/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस। अगर ये O सेंटर पॉइंट है तो R को हम लोग आधा आधा बांट देते हैं, R/2 एंड R/2। सो फर्स्ट फोर्स ऑन Q ड्यू टू माइनस Q। सो क्या होगा फोर्स, ये माइनस Q ये प्लस Q को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, सो इस पे जो ये फोर्स लगाएगा ये इधर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। सो ये फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू बाय R/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है R/2 है, सो R/2 का स्क्वायर। सो के क्यू क्यू बाय R स्क्वायर बाई 4। सो अगर 4 मैं ऊपर ले जाऊं, 4 के क्यू क्यू बाय R स्क्वायर, ये रहा फोर्स ऑन Q ड्यू टू माइनस Q, फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस Q। अब ये प्लस Q ये भी प्लस है तो इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। सो ये भी हुआ के क्यू क्यू बाय R/2 का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका सेम 4 के क्यू क्यू बाय R स्क्वायर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, इसको नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4 के क्यू क्यू बाय R स्क्वायर। इसको जोड़ दिया मैं टोटल,
सो 8 के वैल्यू रख देता हूँ इंटू 1/4πε0. सो 4 इंटू 2 8. सो Q/r². सो 4 से 2. सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2Q/πr²ε0. सो दैट्स द आंसर. ये आपका आंसर हुआ. कैसे किया मैं? फोर्स ऑन Q, इस पे ये अपनी तरफ खींचेगा -Q और ये प्लस है तो अपनी तरफ खींचेगा ये किससे? KQ/r/2 का स्क्वायर से. सो इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो KQ/r²/4 ऊपर गया तो 4KQQ/r². और सेम ये भी सेम ही है और ये चूंकि दोनों प्लस है तो ये इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा इसको. सो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे नेट फोर्स के लिए. सो 2 इंटू आपका फोर्स 4K/Q/r². सो 8KQQ/r². सो अब K की वैल्यू रख देने पे 2Q/πε0r². ठीक है, सही आंसर. हाँ, डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं अलोंग BA, यानी इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना. सो आप डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं अलोंग BA, इसी डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे. इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q केप्ट एट O इन द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन AB. सेम प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम था वो सेम है और इसमें भी बोल रहा है कि जो Q है वो मिडिल पॉइंट O पे है और इनके बीच की दूरी R है. लेकिन इस बार क्या किया है, ये माइनस नहीं है, इस बार प्लस कर दिया है. जी हाँ, इस बार दोनों प्लस कर दिया है. सो ऐसा अगर प्रॉब्लम आए तो देखते ही बोल देना है 0. क्यों 0? ये देखिए, ये Q इस Q को इधर रिपेल करेगा, ये Q इस Q को इस साइड रिपेल करेगा. और चूंकि डिस्टेंस भी सेम है, दोनों चार्ज भी है Q, तो जितने फोर्स से ये इधर रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये इसको इधर रिपेल करेगा. सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फोर्स 0 हो जाएगा. ठीक है, सेम बट अपोजिट. मैग्नीट्यूड में दोनों सेम रहेंगे बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. सो नेट फोर्स 0. देखते ही बोल देना है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15. इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R. सो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक सर्कल है, 4 पॉइंट्स है A, B, C, D. इसका जो सेंटर पॉइंट है इस पे एक बड़ा सा चार्ज है Q और इसका जो रेडियस है वो R है. सर्कल का जो रेडियस है वो R है और A पे जो चार्ज है -Q, B पे जो चार्ज है +Q, C पे जो चार्ज है वो भी +Q और D पे जो चार्ज है वो -Q है. तो इस कैपिटल Q पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये B पे जो चार्ज है वो Q पे क्या फोर्स लगाएगा. FB इज इक्वल टू, ये इसको इधर रिपेल करेगा. कितने से? KQQ/r² से, क्योंकि इनके बीच की दूरी R है. Q1 Q2 कैपिटल Q/r² और फोर्स ड्यू टू B की वजह से, B पे जो चार्ज था उसके वजह से फोर्स लगा. अब B पे जो चार्ज है -Q, ये Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्यों? माइनस है इसलिए अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस था इसलिए रिपेल किया था. ये फोर्स भी सेम होगा. क्यों? इनके बीच की दूरी भी R है और ये भी चार्ज दोनों सेम है, यानी FD इज इक्वल टू KQQ/r². जो इस डायरेक्शन में फोर्स आया यानी FBD, इसका रिजल्टेंट हम लोग इसको ऐड कर देते हैं हम लोग 2KQQ/r². ये फोर्स हमारा हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया. अब इधर ये जो C पे है FC, ये +Q है तो इस Q को इधर रिपेल करेगा. कितना से? KQQ/r² से और
ए है, ए जो है ये माइनस है तो इसको अपनी ही तरफ खींचेगा, यानी ये फोर्स भी इधर ही लगा। कितना कितना फोर्स लगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इसको भी हम लोग अगर एफ सी ए करें तो ये भी आएगा 2k क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इसको हम लोग मान लेते हैं एफ और इसको भी मान लेते हैं हम लोग एफ। ठीक है, सो एक फोर्स आपका इधर काम कर रहा है और दूसरा फोर्स आपका इधर काम कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर काम कर रहा है, यानी अगर ये हम लोग निकालें, इसको एफ मान लिया, इसको एफ मान लिया, तो ये अगर हम लोग निकालें तो √2f आएगा आपका, √2f। एक और तरीका है, अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो कितना होगा, f² प्लस f² प्लस 2ff cos 90, इनके बीच का एंगल ये 90, सो cos 90। सो ये 0 हो जाएगा टर्म, cos 90 0, सो ये टर्म 0, 2f² यहाँ पे बचा √2f, तो f बाहर निकल जाएगा और √2। सो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है बनाने का, यहाँ से √2f आ जाएगा, यहाँ से f √2, एक ही बात है। सो f का आप रख दीजिए √2 इंटू f आपका कितना माना था आपने, 2, k का वैल्यू भी रख देता हूँ 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2, सो √2 से 2 गया तो ये 2 से 4 कटाया तो 2, और √2 से 2 कटाऊंगा तो √2, सो 1/√2, सो f रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/√2 क्यू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। So that's the answer. So Q by √2 pi r square epsilon naught. That's the answer. Question number 16 है. In the above question, what will be the force on the charge Q if the charges at A and C are minus Q and minus Q, whereas the charges at B and D are plus Q and plus Q. पिछला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे Q था, यहाँ पे O था, ये A था, B C D। तो क्या बोल रहा है कि अगर A और C पे माइनस Q आ जाए, यानी यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे माइनस Q, और B और D पे प्लस Q आ जाए, प्लस Q आ जाए, तब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखते ही बोल देना है 0। क्यों 0? देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस Q इस प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस Q उतना ही फोर्स से इधर अट्रैक्ट करेगा। सो ये भी आ रहा है, 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 जितने फोर्स से ये माइनस Q इस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से ये माइनस Q इस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है R है और यहाँ भी R है। यहाँ पे देखिए, ये प्लस Q इस प्लस Q को इधर रिपेल करेगा, कितने से, Q बाय आर स्क्वायर से, और ये Q इस Q को उतना ही फोर्स से इधर रिपेल करेगा। सो ये जितना है ये उतना ही है, फिर ये जितना है उतना है, इसलिए सब 0। ऐसा क्वेश्चन देखते ही 0 बोल देना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो, और ये मतलब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो क्वेश्चन देखते ही 0 बोल देना है। तो एग्जाम्पल से लिखे हैं, अगर इस तरह का आप प्रॉब्लम देखें तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से जाइए, बनाने का तरीका आपको बताया गया है। और अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, where you have to adopt some time saving skills, some time saving approach, so what you are supposed to do, as you see this sort of problems, immediately write total force is equal to 0। ठीक है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, अगर टाइम है तो आप जाइए प्रॉपर तरीके से। सो ये प्लस क्यू दिया हुआ है और उनके बीच का डिस्टेंस r है, और सेंटर पे कोई चार्ज रख के पूछ रहा है टोटल फोर्स, तो सीधा 0 बोल देना है। इसी कंडीशन में यहाँ पे अगर माइनस क्यू रख के बीच में कोई चार्ज रख के पूछ रहा है टोटल फोर्स, 0 बोल देना है। उसी तरह यहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस क्यू, और
एक सेंटर पे प्लस क्यू रख के पूछ रहा है या माइनस क्यू रख के ही पूछ रहा है कि इस पे टोटल फोर्स बताइए, लिख देना है सीधा टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और सेंटर पे एक माइनस क्यू रख के या प्लस क्यू ही रख के पूछ रहा है तो बोल देना है टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0। ये 16 वाला प्रॉब्लम था, इसमें भी वैसे ही। अगर ऐसा पूछ दिया तो यहाँ पे कूलम्स लॉ विल नॉट बी अप्लाइड, आपको बताया हूं मैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। बट कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ भी पूछ दे प्लस क्यू और माइनस क्यू रख के, जो भी रख के पूछे, आपको बोलना है टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0। कूलम्स लॉ पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स एम करीब में है वो टोटल 30 है। सो out of 30 we have already solved 16, still we are left with 14 problems. So you try at your home. If you face any sort of difficulty, feel free to send your question on this WhatsApp number I've written over here. So this is the WhatsApp number. You are supposed to send your question on 9262522686. That's the WhatsApp number. इस पे आप अपने questions भेज सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। वैसे अगर आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि फोर्स निकालने का तरीका, कैसे फोर्स निकालना है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है इन 16 क्वेश्चंस में। इन पार्ट 3 we will be solving some problems based on Coulomb's law from NCERT and HC Verma. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं। See you again with the next video lecture. Thank you.